हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत पीएन संधि डायोड का अध्ययन करेंगे। पीएन संधि डायोड की अध्ययन के लिए हमें पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की भली भांति ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक के लिए अलग से वीडियो बना रखा है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे पहले वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो भी शार्ट में हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक में आएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक किसे कहते हैं? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। दूसरे शब्दों में बोले तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो अर्धचालक पदार्थ चालक की भांति कब व्यवहार करता है और अर्धचालक पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार कब करता है? तो परम शून्य ताप पर, याद रखेंगे, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और तापमान बढ़ाने पर या रूम टेम्परेचर पर अर्थात कमरे की तापमान पर अर्धचालक पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ठीक है, ये तो हो गया अर्धचालक। अब देखते हैं अर्धचालक कितने प्रकार की होती है। तो अर्धचालक दो प्रकार की होती है। अर्धचालक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है नैज या आंतरिक, नैज या आंतरिक या शुद्ध, इसी को शुद्ध भी बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। ठीक है, पहला होता है नैज अर्धचालक, या इसी को आंतरिक अर्धचालक कहते हैं, या इसी को शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। तो सबसे पहले देखते हैं नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ बिना अशुद्धि मिलाए, उस पदार्थ में बिना अशुद्धि मिलाए अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, अब बात आती है बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में, इसी अर्धचालक में पंच संयोजी, क्या बोला मैं, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी। अब ये पंचसंयोजी क्या होता है, त्रिसंयोजी क्या होता है? तो पंचसंयोजी क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिनके अंतिम कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, उसे पंचसंयोजी कहते हैं। त्रिसंयोजी क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिनके अंतिम कक्षा में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, उसे त्रिसंयोजी कहते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है। अब बात आती है कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि क्यों मिलाते हैं। शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता का मान कम होता है। शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता का मान कम होता है, तो उसकी विद्युत चालकता के मान को बढ़ाने के लिए हम शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाते हैं। बहुत ही कम मात्रा मिला देने से इस अर्धचालक की विद्युत चालकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब त्रिसंयोजी पदार्थ या पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि अर्धचालक पदार्थ में मिला देने से उस अर्धचालक की विद्युत चालकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और वह अर्धचालक कहलाता है बाह्य अर्धचालक। तो एक लाइन में बाह्य अर्धचालक की परिभाषा क्या हो जाएगा? अशुद्धि युक्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार की होती है। बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार अर्धचालक, और दूसरा होता है पी प्रकार अर्धचालक।
ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है। यहां लिख देते हैं एन प्रकार अर्धचालक। तो जब शुद्ध एन प्रकार के अर्धचालक की परिभाषा बता रहा हूं, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। एक बार और देखते हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक या इसी को दाता अर्धचालक भी कहा जाता है, दाता अर्धचालक भी कहा जाता है। ठीक है, अब एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होता है और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होता है, देखते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होता है, होल या कोटर। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होता है। इसको ऐसे याद रखना, एन प्रकार के अर्धचालक, एन मतलब निगेटिव, एन का मीन्स क्या हो गया? निगेटिव। एन मीन्स क्या हो गया? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज, निगेटिव आवेश किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे। किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक हो गया तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएगा? होल। ठीक है, अब ये तो एन प्रकार के अर्धचालक हो गया। अब पढ़ेंगे पी प्रकार अर्धचालक। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक क्या होता है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी पदार्थ का अशुद्धि मिला दी जाती है, इसमें पंच संयोजी पदार्थ का अशुद्धि मिला रहा था एन प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला देंगे, तो इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक कहा जाता है। इसको दाता अर्धचालक कहा जाता था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राही अर्धचालक। ठीक है, अब पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होता है? और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होता है? तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। क्या होती है? होल। अब बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हो गया तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होगी? इलेक्ट्रॉन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? P मीन्स पॉजिटिव, P मीन्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आयन मतलब धनात्मक आयन किस में पाया जाता है? धन वाला आयन। धनात्मक आयन किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन या होल में? तो होल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये होल में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक, पी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, धनात्मक आवेश किस में पाया जाता है? होल में। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा एन प्रकार के अर्धचालक और ये हो गया पी प्रकार के अर्धचालक। हमको ध्यान रखना होगा, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, तथा एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होती है। अब हम लोग आज के टॉपिक में आते हैं, पी एन संधि डायोड।
तो टाइटल से क्लियर है, टाइटल से स्पष्ट है, इसके टाइटल से Pn मतलब कितने प्रकार के अर्धचालक इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? 2 प्रकार के, एक P प्रकार के अर्धचालक और दूसरा N प्रकार के अर्धचालक। अब आता है संधि किसे कहते हैं? जंक्शन। आप लोग रेलवे जंक्शन सुने होंगे, तो बहुत सारे रूट, बहुत सारे नेटवर्क यहाँ पे मिलते हैं, एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जंक्शन या संधि। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? एक P प्रकार का अर्धचालक और दूसरा N प्रकार के अर्धचालक। तो जिस संधि पर, जिस स्थान पर P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक एक दूसरे से मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Pn संधि। ये संधि हो गया, ये P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक दोनों को मिला रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Pn संधि। ठीक है, तो Pn संधि डायोड की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब P प्रकार की अर्धचालक, P प्रकार की अर्धचालक को N प्रकार की अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन को Pn संधि डायोड कहते हैं। ठीक है बेटे, एक बार परिभाषा को और देख लेते हैं। देख लो, जब P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन को Pn संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, तथा दोनों अर्धचालक एक दूसरे को जिस संधि पर मिलते हैं उसे Pn संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे P प्रकार का अर्धचालक हो गया, ये N प्रकार के अर्धचालक हो गया, दोनों अर्धचालक एक दूसरे से इस संधि पर मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग Pn संधि। क्या कहेंगे? Pn संधि। ठीक है, अब परिभाषा से दोनों अर्धचालक को जोड़कर क्या बनाया जाता है? Pn संधि डायोड बनाया जाता है। तो दोनों अर्धचालकों को कैसा जोड़ा जाता है? जैसे एक P प्रकार का अर्धचालक ले लिया मैं और एक N प्रकार के अर्धचालक ले लिया। सपोज ये P प्रकार के अर्धचालक वाला पदार्थ हो गया, ये N प्रकार के अर्धचालक वाला पदार्थ हो गया। अब दोनों को मैं ऐसे फिजिकली रूप से मिला देता हूँ, तो इस तरीके से मिलाने से जो Pn संधि डायोड बनेगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ये मान्य Pn संधि नहीं है। तो दोनों अर्धचालकों को परमाणुवी स्तर पर मिलाया जाता है, दोनों अर्धचालकों को परमाणुवी स्तर पर मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों अर्धचालकों को कैसे मिलाया जाता है। इसका पहला तरीका है, एक कोई भी अर्धचालक पदार्थ ले लिए। अब इस अर्धचालक पदार्थ के एक सिरे की ओर, इस सिरे की ओर P प्रकार का अर्धचालक डाल दिया परमाणुवी स्तर का, और इस सिरे की ओर N प्रकार के अर्धचालक डाल दिया परमाणुवी स्तर का। तो ये क्या बन जाएगा? इधर का सिरा P प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा और इधर का सिरा N प्रकार के अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक को मिलाने का। ये मान लो P प्रकार के अर्धचालक है। क्या है ये? P प्रकार के अर्धचालक है। इसमें मैं पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला देता हूँ, तो क्या होगा? इसका एक सिरा
एन प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। इसका एक सिरा तो पी प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा और दूसरा सिरा एन प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के साथ संयोग किया जाता है या जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मान लो हमारे पास ये पीएन संधि है। क्या है ये? पीएन संधि। इधर ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। ये पी क्षेत्र हो गया और ये एन क्षेत्र है। ये संधि है। ये क्या है? संधि। इस संधि के बायां तरफ पी क्षेत्र और दायां तरफ एन क्षेत्र है। अब हम जानते हैं पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? होल। होल बना दिए यहाँ पे। होल। होल में धनावेश होता है। धनावेश कण की भांति धनावेश की तरह कार्य करता है ये होल। और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। लेकिन बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक, इसमें भी कुछ होल रहता है अल्प मात्रा में। यहाँ भी पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होता है, लेकिन अल्पसंख्यक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर पीएन संधि डायोड बनाया जाता है, तो जिस समय पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, ठीक उसी समय जोड़ने के समय जैसे जोड़ते हैं उसके तुरंत पश्चात पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इधर का होल एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण संधि में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। इस संधि में से होकर विद्युत धारा मतलब करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो जो करंट प्रवाहित होती है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो दो प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। एक विसरण धारा, एक को बोलते हैं विसरण धारा, और दूसरा होता है अपवाह धारा। एक बार और इसको देख लेते हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को संयोग करके पीएन संधि डायोड बनाया जाता है, तो जैसे ही पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो ठीक जैसे ही मिलाया जाता है पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण इस संधि में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। तो ठीक है, तो कितने तरीके से धारा प्रवाहित होती है संधि में से होकर? दो प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, एक विसरण धारा और दूसरा अपवाह धारा। तो सबसे पहले देखते हैं ये विसरण धारा क्या होता है। ठीक है, विसरण धारा। तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है? होल। और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक होल, पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक होल, ये होल है, ये याद रखेंगे, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक होल एन क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है
और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण इस संधि में से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है और उसी धारा को कहते हैं विसरण धारा। क्या कहते हैं? विसरण धारा। तो विसरण धारा किसके गति के कारण उत्पन्न होता है? तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक होल का एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन की पी क्षेत्र की ओर गति करने के कारण विसरण धारा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आता है अपवाह धारा। ये अपवाह धारा क्या होता है? तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल तो है, लेकिन होल होने के साथ साथ इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन भी है। उसी प्रकार एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक यहाँ होल भी उपस्थित है कम मात्रा में। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक का संयोजन होता है, तो संयोजन के समय पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र की अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल पी क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ, जैसे पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक होल एन क्षेत्र की ओर गति कर रहा था, एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति कर रहा था, ठीक उसी प्रकार पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन माइनस आयन है इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र की अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल पी क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण संधि में से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम लोग अपवाह धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह धारा कहते हैं। प्रारंभ में विसरण धारा का मान बहुत अधिक होता है, और अपवाह धारा का मान कम होता है। ठीक है, तो विसरण धारा और अपवाह धारा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। संधि हो गया, ये पी क्षेत्र हो गया, ये एन क्षेत्र हो गया। तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ अल्प मात्रा में होल भी उपस्थित रहता है, कम संख्या में। उसी प्रकार पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होने के साथ साथ अल्प मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहता है। ठीक है, तो जब पीएन संधि डायोड बनाया जाता है, मतलब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा जाता है, संयोग कराया जाता है, तो संधि के पास संधि के दायां तरफ एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। संधि के पास दायां तरफ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और संधि के बायां तरफ पी क्षेत्र में होल उपस्थित है। होल धनावेश के भांति कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो क्या करता है ये होल, क्या करता है, क्योंकि धन और ऋण में क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होता है, काहे का बल कार्य करता है, आकर्षण का बल कार्य करता है। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच काहे का कार्य करता है, आकर्षण बल का कार्य करता है। तो ये धन आवेश क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और ये ऋण आवेश में कन्वर्ट हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये होल संधि के दायां तरफ स्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और खुद ऋण आवेशित हो जाएगा, और ये जो अपना जो जगह इलेक्ट्रॉन गति करके जो अपना जगह छोड़ता है वो होल बन जाता है। होल मतलब धन आवेश। सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगा, ये होल ये पास के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो ये ऋण आवेश कण की भांति व्यवहार करेगा और ये धन आवेशित हो जाएगा, ये भी। ठीक है, तो इस प्रकार संधि के बायां तरफ ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और संधि के दायां तरफ धन आवेश
उत्पन्न हो गया। और ऋण और धन में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये क्षेत्र इतना क्षेत्र संधि के दोनों ओर, ये क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण, ये इलेक्ट्रॉन और होल, ये में ऋण आवेश है, इसमें धन आवेश है। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करके माइनस और माइनस में, इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया, और प्रोटॉन में क्या हो गया? धन आवेश हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और ये विद्युत रहित हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसमें, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। ठीक है, विद्युत रूप से ये उदासीन रहता है, विद्युत रूप से उदासीन रहता है। इसमें ना तो ऋण आवेश होता है और ना ही धन आवेश होता है। कहने का मतलब ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही होल रहता है। ठीक है, और इसी पतली परत को अवक्षय परत नाम से जाना जाता है। इसको क्या नाम दे दिया जाता है? अवक्षय परत। और ये जो परत होती है बहुत पतली होती है, ये परत जो होती है बहुत पतली होती है। इसकी मोटाई, इस परत की मोटाई, इस परत मतलब अवक्षय परत की मोटाई 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो अवक्षय परत की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो अवक्षय परत की परिभाषा पेपर में पूछा जाता है, अवक्षय परत किसे कहते हैं? तो संधि की दोनों ओर, इस ओर भी उत्पन्न हो रहा है, इस ओर भी उत्पन्न हो रहा है। तो संधि की दोनों ओर उत्पन्न पतली परत जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही होल होती है, उसे अवक्षय परत कहा जाता है। ठीक है, ये अवक्षय परत की परिभाषा हो गया। अब ये अवक्षय परत काहे का कार्य करता है? ये जो अवक्षय परत है, इधर के पी क्षेत्र के होलों को एन क्षेत्र की ओर आने से रोकता है और एन क्षेत्र के होलों को पी क्षेत्र की ओर आने से रोकता है। ठीक है, अब अवक्षय परत के कारण, अवक्षय परत मतलब संधि के बायां तरफ ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया और दायां तरफ धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। तो इसके कारण इस अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि संधि की तरफ ऋण आवेश हो गया, संधि के बायां तरफ पी क्षेत्र में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और संधि के दायां तरफ एन क्षेत्र में संधि के पास धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इस परत में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, इस अवक्षय परत में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण, इस अवक्षय परत में स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों क्षेत्रों के बीच, दोनों क्षेत्र मतलब ये पी क्षेत्र और ये पी क्षेत्र हो गया और ये एन क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के बीच उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव कहा जाता है। पेपर में आता है रोधिका विभव किसे कहते हैं? एक बार और सुनेंगे। संधि के बायां तरफ पी क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, संधि के दायां तरफ एन क्षेत्र में धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इस अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के बीच उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव कहा जाता है। ठीक है, और रोधिका विभव काहे का कार्य करता है? ये जो रोधिका विभव है, पी क्षेत्र के होल को एन क्षेत्र की ओर आने से रोकता है और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को पी क्षेत्र की ओर आने से रोकता है। ठीक है, अब अच्छा, प्रारंभ में
प्रारंभ में विश्रांत धारा का मान जिस समय जिस समय पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक का संयोग कराया तो उस समय विश्रांत धारा का मान अधिक था और अपवाह धारा का मान कम था। अपवाह धारा का मान कम था। लेकिन जैसे ही अवक्षय पर्त बनता है, जैसे ये अवक्षय पर्त बनता है, विश्रांत धारा का मान कम होने लगता है। विश्रांत धारा का मान कम होने लगता है। तो विश्रांत धारा का मान कम क्यों होने लगता है तो देख लेते हैं। ये होल विश्रांत धारा का निर्माण कैसे होता है? पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल का एन क्षेत्र की ओर गति करने से और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन का पी क्षेत्र की ओर गति करने से जो धारा उत्पन्न होती है उसी धारा को हम लोग विश्रांत धारा कहते हैं। अब पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर गति नहीं कर पाएगा क्योंकि एन क्षेत्र में संधि के पास धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है। धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है ये। तो ये धनात्मक आवेश क्या करेगा? धन और धन में क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। तो ये क्या करेगा? पी क्षेत्र के होल को एन क्षेत्र की ओर गति करने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति कर रहा था तो एन क्षेत्र में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो पी क्षेत्र में संधि के बाएं तरफ यहाँ भी माइनस आवेश उत्पन्न हो गया है तो ये ऋण आवेश भी इस इलेक्ट्रॉन को पी क्षेत्र की ओर गति करने नहीं देगा, जिसके कारण विसरण धारा का मान कम होते जाता है। ठीक है। अब बात आती है अपवाह धारा। तो पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश। अब अपवाह धारा का निर्माण कैसे होता है? तो अपवाह धारा का निर्माण पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन का एन क्षेत्र की ओर गति करने से और एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल का पी क्षेत्र की ओर गति करने से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो जैसे अवक्षय पर्त का निर्माण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सी आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। ये किस ओर गति करेगा? एन क्षेत्र की ओर गति करेगा। तो एन क्षेत्र की ओर संधि के पास धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। तो ऋण और धन में क्या होता है? आकर्षण होता है। ऋण और धन में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये जो धन आयन है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को जल्दी जल्दी अपनी ओर खींचते जाएगा, जिसके कारण अपवाह धारा का मान बढ़ते जाता है। विसरण धारा का मान कम होते जाता है और अपवाह धारा का मान बढ़ते जाता है। ठीक है। और संधि में से होकर धारा कब तक प्रवाहित होती रहती है? संधि में से होकर धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक विसरण धारा और अपवाह धारा का मान बराबर नहीं हो जाता। जिस समय अपवाह धारा और विसरण धारा का मान बराबर हो जाएगा उस स्थिति में संधि को संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। ठीक है। यह पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया पी एन संधि डायोड। अब पी एन संधि डायोड का संकेत है, इसको संकेत में इसका संकेत क्या है पी एन संधि डायोड का? तो ये पी प्रकार का अर्धचालक हो गया। ये इसका संकेत, ये है पी एन संधि डायोड। ये है पी एन संधि डायोड। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि अगला वीडियो में मैं कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद।